नमस्कार, मैं अपराजिता दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन से। पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर की हमने बात की थी जो दिल्ली सरकार ने जारी किया था। 17 के बाद उन्होंने 18 तारीख का जो ऑर्डर किया था जारी। आज हम उस ऑर्डर के एक कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे जो उस ऑर्डर की खास कमियां हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि एक्चुअली हमारी मांगे क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें तो उसकी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी एक बार आप ये ऑडियो सुनिए। अप्रैल मंथ का तो बैलेंस कुछ भी पे नहीं करना होगा। सर, जो भी फी चलान में चार्जेस दिए हुए हैं, बाकी डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, सेफ्टी सिक्योरिटी, व्हाटएवर इज देयर, यू विल हैव टू पे ऑल दैट। आपका मतलब कहने का है जो कंप्लीट जो फी होगी टोटल उसमें इंक्लूडिंग अप्रैल भी है वो सब कुछ पे करना होगा बाद में। बस अप्रैल की ट्यूशन फीस नहीं करनी होगी बाद में। तो वो आप अभी ले रहे हैं ना, वो बाद में मतलब आपने हाँ। पार्ट पेमेंट कर दिया कि अप्रैल मंथ का ट्यूशन फी अभी ले रहे हैं, अप्रैल मंथ का हाँ। और जो भी बैलेंस है वो सब बाद में लेंगे। हाँ बट मैम जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वो सब क्या फिर वो कोई वैल्यू नहीं रखता? सर, उनके अकॉर्डिंग भी यही है कि स्कूल्स को फीस वेव ऑफ नहीं करनी है, बट दे हैव टू गिव पेरेंट्स सम टाइम बिकॉज दीज आर द डिफिकल्ट टाइम्स। मैम ऐसा कुछ नहीं रहा, उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया है कि आपने सिर्फ ट्यूशन फी देनी है, उसके अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना। ठीक है, मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में 24 लेबर हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि सबको सैलरी देनी है। आज 1 मंथ 33 डेज हो गया, मैं सबको सैलरी ऑनलाइन पे कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया कि अपने टेनेंट से रेंट नहीं लेना है, मैं अपने टेनेंट से रेंट नहीं ले रहा, उनको मैंने छोड़ दिया रेंट। और उन्होंने अनाउंस किया कि लॉकडाउन अपने घर में बैठना है, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे? आपके लिए कोई अलग गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है आपके लिए? आपने ठीक सुना। जिस प्रकार से आपने ऑडियो में सुना कि स्कूल किस तरीके से फीस का डिमांड कर रहा है पेरेंट्स से और किस तरीके से हेड्स को चेंज कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारे पास रिटर्न में हमारे पास प्रूफ है कि स्कूल ने जो हेड्स हैं सारे के सारे हेड्स उठाकर ट्यूशन फीस में मर्ज करने शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें इस ऑर्डर की, ये ऑर्डर सेम बाकी दूसरे ऑर्डर्स की तरह से है जिसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने किसी भी ऑर्डर को एक जस्ट पारित किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई जिम्मेवारी वो नहीं ले रहे हैं। सीधा हम आते हैं इस मुद्दे पर, इस ऑर्डर में कौन कौन सी बातें हैं जो हमसे छुपाई गई और ऐसे क्या कारण रहे कि 17 तारीख के ऑर्डर के बाद, जिसमें मनीष सिसोदिया जी ने पूरी मीडिया को कॉन्फ्रेंस में लिया था, उस ऑर्डर के बाद 18 तारीख में ऐसे क्या चेंजेस किए गए। देखिए, सबसे पहला तो 17 तारीख के ऑर्डर में जहाँ पर डेडलाइन नहीं थी, मतलब ये ऑर्डर कब से शुरू और कब तक जारी रहेगा, वो नहीं थी, वहीं 18 तारीख के ऑर्डर में डेडलाइन दे दी गई है। जी हाँ, डेडलाइन दे दी गई है, मतलब आपका 18 तारीख का वाला जो ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी आपकी 3 मई 2020 तक है, जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ट्यूशन फीस लॉकडाउन पीरियड तक की देनी है। दूसरा, उसमें जहाँ पे पनिशमेंट वाले क्लॉज जो लास्ट पेज में दिए हुए थे कि DSR 73 के अंडर पनिशमेंट आएगी, जो भी एक्ट एंड रूल के हिसाब से बनता है, IPC की धारा लगेगी जो स्कूल इस ऑर्डर को नहीं मानेगा। थर्ड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो सेक्शन है 51B, उसके अंतर्गत स्कूल के ऊपर कार्यवाही होगी। तो आपको यहाँ पे हम बता दें, DSR 73 को छोड़ के IPC उन्होंने हटा दिया उस ऑर्डर पे, और दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो स्कूल के ऊपर कार्यवाही का था, उन्होंने वो वाला पार्ट भी हटा दिया। तो ये तो मेजर हमारे पॉइंट्स थे, उस हमारे इस ऑर्डर में से ये चीज़ें गायब कर दी उन्होंने। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो इस मुद्दे को लेकर था, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी मांगे क्या होनी चाहिए। हमारी मांगों से यहाँ पर हमारा अर्थ है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हम जो मांग उठा रहे हैं वो। दूसरा, अभिभावक जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मांग उठाने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं 18th के ऑर्डर की हम बात करें, रेफरेंस दें, तो वहाँ ये ऑर्डर कहता है, 3 मेजर पॉइंट है कि स्कूल जो है पेरेंट्स से केवल और केवल ट्यूशन फीस मांगेगा। दूसरा, वो ये कहता है कि एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस जो स्कूल चार्ज करता है वो लॉकडाउन पीरियड तक के स्कूल चार्ज नहीं करेगा। यहाँ पर आपको बता दें, अगर स्कूल साल भर में 1200 रुपये आपके स्कूल का आपके पर बच्चे का चार्ज करता है, और लॉकडाउन पीरियड अगर मेरा 2 महीने का रहा तो 2 महीने के हिसाब से यानी कि 200 रुपया, तो स्कूल हमसे वो 200 रुपये चार्ज नहीं करेगा। बाकी जो 1000 रुपये होंगे वो प्रो रेटा बेस पे
आपके जो बैलेंस जो मंथ बचे हैं मंथ वाइज चार्ज करेगा, यानी कि ये मोटा मोटा अगर लेके चलें तो 100 रुपया पर मंथ वो चार्ज करेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तीसरा उसमें ये है पॉइंट, ईएमआर क्लेविस जब तक स्कूल खुलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा लॉकडाउन नहीं है यहाँ पे पीरियड, लॉकडाउन हो सकता है 3 तारीख को ख़त्म हो जाए। यहाँ पर बात है ईएमआर क्लेविस में जो हेड्स हैं, एग्जाम्पल उन्होंने दिया ट्रांसपोर्ट का, वो वाले हेड्स आपके स्कूल जब तक नहीं खुलेगा स्कूल आपसे चार्ज नहीं करेगा। हेड्स जो ईएमआर क्लेविस के होते हैं, आपके हेड्स में एनआईई भी आ सकता है जो न्यूज़पेपर स्कूल देता है, खाना स्कूल देता है, एक्टिविटीज स्कूल करवाता है, ऐसे बहुत सारे मद हैं जो ईएमआर क्लेविस में आने चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि स्कूल का ब्रेकअप क्या है, क्योंकि अधिकतर स्कूलों की यही कंप्लेंट आ रही है कि पेरेंट्स को यही नहीं पता ब्रेकअप क्या है। तो हमारी मांग सबसे पहले ये है कि जो डीओई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो मात्र देखिए दिल्ली में मात्र 1700 स्कूल हैं। तो क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले 5-6 साल से लगातार ये कह रही हैं कि वो स्कूलों को ऑडिट करवा रही हैं और ऑडिट के हिसाब से ही भी, केवल ऑडिट के हिसाब से ही वो स्कूलों को फीस बढ़ाने की परमिशन दे रही है। तो मैं इस लाइन को ऑर्डर का पॉइंट नंबर 5 और 6 से जोड़ना चाहूँगी। यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर में भी बोला है कि जो स्कूल है जो फीस लेगा, या तो वो फीस लेगा जिसकी उसको बढ़ाने की परमिशन मिली है, यानी कि स्कूल को परमिशन मिली है वो पर्टिकुलर फीस बढ़ाने की, या फिर स्कूल वो फीस लेगा जो उसने 2015 और 2016 में 17(3) की स्टेटमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिक्लेयर की है। तो एज ए पेरेंट हमें कैसे पता चलेगा कि स्कूल एक्चुअली किस मद पे कितने पैसों का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पूरी दिल्ली के जो हमारे 1700-1800 स्कूल हैं उनकी एक ही बारी में इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से, दिल्ली सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दीजिए कि विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स वो अपनी वेबसाइट पर, एजुडेल की वेबसाइट पर 1800 स्कूलों का कंप्लीट जो फ़ी ब्रेकअप है वो अपलोड करें। इसके पीछे भी हम आपको लॉजिक देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि वो अपलोड कहाँ से करेगा। सिंपल सी बात है, जब दिल्ली सरकार पिछले 6 सालों से ये कहती है कि हम ऑडिट करवा रहे हैं, और आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे पीछे लॉजिक ये भी है कि जब आपने 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया था, ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था 2015 में, लिस्ट है पूरे 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था, जो उन्होंने प्रपोजल तो उनके पास बहुत सारे आए थे, बट 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। उनको 90,000 रुपये पर स्कूल ऑडिट का पे किया गया था। अब जब आप ये बताइए 90,000 के हिसाब से अगर आप 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली के मात्र 1718 स्कूलों को ऑडिट कर रहे हैं, तो यानी कि डिपार्टमेंट के पास लॉजिकली स्कूलों का पूरा डेटा होना चाहिए। तो हमारा सिंपल ये कहना है। दूसरी बात, सरकार ये खुद कह रही है कि या तो मैंने अप्रूवल दिया है फीस वो लो, या फिर 15 और 16 की जो आपकी 17(3) की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से फीस लो। तो ये डेटा हमारे पास नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है, पेरेंट्स के पास नहीं है, स्कूल के। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरी उस स्लिप का, उस फी का ब्रेकअप दे सभी हेड्स में, ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ईएमआर क्लेविस, डेफिनेटली कि इस हेड में इतना इतना पैसा है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने फ़लाँ स्कूल को फ़लाँ फीस का परमिशन दे रखा है। तो ये वाली जो हमारी मांग है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एजुडेल अपनी वेबसाइट पर इस पूरी लिस्ट को पब्लिश करे विद द ब्रेकअप, प्लस लीडिंग जो भी न्यूज़पेपर हैं दिल्ली के, उनमें पूरी की पूरी ये शीट आनी चाहिए स्कूल की डिटेल्स के साथ, और स्कूल का कम से कम पूरा कंप्लीट फ़ी ब्रेकअप आना चाहिए, जिससे किसी भी पेरेंट के मन में जो भी शंका है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि हमसे ये वाला ले लो, ये वाला मत नहीं लो। हम सीधा बात करेंगे सरकार से कि हमें कंप्लीट फ़ी वेव चाहिए, हमें कंप्लीट फ़ी का वेव ऑफ चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न है।
हमारे कुछ रीज़न है, उसमें से पहला पॉइंट ये है, जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अधिकतर अभिभावक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे मिडिल क्लास उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार पे जॉब करते हैं। देखिए, उनको सैलरी मिल रही है सरकार की तरफ से। यहाँ मेन प्रॉब्लम आ रही है उन अभिभावकों की जो प्राइवेट कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं। तो जब एक दुकानदार या अगर कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, अगर उसके पास 20, 30, 40 वर्कर काम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेवारी बनती है, ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, और जैसा सरकार ने बोला भी है कि आप अपनी तनख्वाह, किसी की भी तनख्वाह ना काटें। अगर जब एक अभिभावक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने अंडर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सैलरी दे रहा है, ठीक उसी प्रकार यही लॉ चलेगा आपके एजुकेशन में भी। क्योंकि जो स्कूल है, स्कूल अपने आप नहीं चलता, स्कूल एक संस्था चलाती है। स्कूल चलाने का लाइसेंस एक ट्रस्ट को दिया जाता है, और ये जो ट्रस्ट होती है सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होती है, जहाँ पर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो किसी भी तरीके से प्रॉफिटेरिंग नहीं करेगी। तो आज समय है उस संस्था का, उस ट्रस्ट का, मतलब आपके स्कूल के जो मेन ओनर्स हैं, मैं टीचर्स प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मेन जो ओनर्स हैं, आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीचर्स की, स्टाफ की सैलरी अपनी जेब से निकाल के दें। ठीक उसी तरीके से जैसे आज फैक्ट्री बंद होने के बावजूद, दुकानें बंद होने के बावजूद एक मध्यम वर्गीय पेरेंट अपने स्टाफ को पूरी सैलरी दे रहा है। दूसरा हम यहाँ पे लॉजिक देंगे, स्कूल ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे देंगे। मैं थोड़ा सा हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक स्कूल में ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 2000 बच्चे हैं। ट्यूशन फीस, मैं यहाँ केवल ट्यूशन फीस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ट्यूशन फीस आप ले लीजिए 5000। अगर आप 2000 को 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये बनता है 1 करोड़ रुपया। और ये 1 करोड़ रुपया किसके लिए है? आपके टीचर्स की सैलरी के लिए। अगर आपका टीचर्स का सैलरी आपने 1 करोड़ आपने अभिभावकों से कलेक्ट कर लिया, बट एक्चुअल टीचर्स को सैलरी कितनी जा रही है वो भी कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर ऑफ़ टीचर्स तो हमें पता नहीं, क्योंकि स्कूल ने अपनी वेबसाइट में कुछ भी शो नहीं किया। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 2000 बच्चों पे, मैं लॉ की बात करूँ तो 2000 बच्चों पे टीचर्स जो होते हैं, 40 बच्चे पे एक टीचर होता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 बच्चों पे हमारी 50 टीचर्स बैठती हैं। अगर मेरे पास 2000 बच्चों पे 50 टीचर्स हैं और मैं ये कहती हूँ मेरी एक टीचर को ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया दिया जा रहा है, तो 50,000 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है मेरा 25 लाख रुपए। उधर स्कूल ने कितना कलेक्शन किया? स्कूल ने किया 1 करोड़ का कलेक्शन। और जो सैलरी डिस्बर्समेंट का अमाउंट कितना आ रहा है, अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो सैलरी डिस्बर्समेंट केवल 25 लाख रुपए आ रहा है, मतलब कलेक्शन का मात्र 25%। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, अगर हम पास्ट में जाते हैं, चाहे मेरी दुग्गल कमेटी रिपोर्ट में पढ़ लूँ, चाहे मैं अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लूँ। हाल ही में पिछले दिनों आपने अनिल देव कमेटी के बारे में काफ़ी सुना होगा, जो कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। मोटा मोटा 604 स्कूलों का 1100 करोड़ का बकाया आज भी बाकी है। और ये पैसा आज का नहीं है, देखिए ये पैसा है 2010 का, 2011 का, मतलब आज से 10 साल पुराना पैसा। एज ए पेरेंट तो मुझे भी याद नहीं होगा मेरे स्कूल ने मुझे पैसा कितना देना है, बट येस उसका आज भी बकाया बनता है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। आपकी अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट एजुडेल की वेबसाइट में आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आप डेफिनेटली, आप लोग घर पे बैठिए, अभी फ़िलहाल उस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, आप उनको पढ़िए। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ। आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, वो एक रिपोर्ट का हमने नमूना शेयर किया आपके साथ। एग्जाम्पल आप देखें, नंबर 1 में, ये रिपोर्ट की कॉपी है, नंबर 1 में नॉत्र डेम स्कूल है बदरपुर का। इस स्कूल के पास जो एक्सेस अमाउंट निकला है 1,81,51,638 रुपीज़ निकला है, और जिसमें जस्टिस अनिल देव ने कहा है कि ये 9% ब्याज के साथ पेरेंट्स को वापस करना है। ये जो स्कूल है जिसके पास करीबन 2 करोड़ का अमाउंट एक्सेस है,
इसी तरीके से आप यहाँ पे 3-4 स्कूल देख रहे हैं, इनके ये अमाउंट है। ये सिर्फ एग्जांपल है, 604 स्कूलों की वहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। अब पहले इस स्कूल को देखें, नॉर्थ डेम स्कूल को, जहाँ 1,81,00,000 का वापसी है। उसके एक छोटे से बिंदु पे आपका ध्यान ले जाती हूँ मैं आपको, जिसको हम बोलते हैं एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस। इसकी रिपोर्ट को आप थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, अनिल देव कमेटी ये कहती है कि स्कूल जब शुरुआत हुई, उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस लेने शुरू किए वो 2007 और 2008 से शुरू किए। तो 2007 और 2008 का उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज लिया, उसके बाद 8 और 9 का लिया, और 9-10 का जो डेवलपमेंट चार्ज लिया, स्कूल ने 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं किया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सब कुछ नेट पर अवेलेबल है, और ये जस्टिस अनिल देव की रिपोर्ट के रेफरेंस को देके मैं बात कर रही हूँ। उसमें साफ साफ लिखा है 2007 से 2010 तक स्कूल ने जो भी कलेक्शन किया उसका 1 रुपया खर्च नहीं किया। उसके बाद 10 और 11 में स्कूल ने करीबन मोटा मोटा 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया। बट उस कलेक्शन को, और ये डेवलपमेंट के नाम पे कलेक्शन किया गया था, और ध्यान रखिए मेरा लॉ ये कहता है कि डेवलपमेंट फंड अगर कोई स्कूल लेता है, डेवलपमेंट चार्जेस लेता है, तो स्कूल को जिस पर्पस से वो चार्जेस ले रहा है उसी पर्पस पे उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना है जिस नाम से ले रहा है। बट यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने जानबूझ के आपको दिखाना चाहा कि इस स्कूल ने 35 लाख में से मोटा मोटा 31 लाख रुपया टीचर्स की सैलरी डिस्पर्समेंट में दिखा दिया। ये रिपोर्ट बता रही है। तभी स्कूल की देनदारी करीबन 2 करोड़ स्कूल सरप्लस में चल रहा है। वो कुछ नहीं करते, ये लोग अपने अकाउंट्स में हेराफेरी कर रहे हैं। ये दुग्गल कमेटी की रिपोर्ट के टाइम भी हुआ था, 5th पे कमीशन के बाद, ये 6th पे कमीशन के बाद भी हुआ है। ये लॉजिक हम इसलिए दे रहे हैं, जब स्कूल कहते हैं हम पैसा कहाँ से लाएं, ये उन बातों के लिए लॉजिक है कि भाई आप अपने आप को गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं वो पैसा एक्चुअली उन मदों पे खर्च ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा, मैंने आपसे कहा स्कूल हैं वो आपका चलाती है एक ट्रस्ट, एक संस्था। आज की डेट में संस्था को सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए, अपने निभाते हुए, आज अपने स्कूल में काम कर रहे हर उस स्टाफ मेंबर को पूरी सैलरी देनी चाहिए खुद की जेब से, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डालना चाहिए आज की डेट में। मैं जिस अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, अंत में मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने 604 स्कूलों की इंस्पेक्शन की थी, प्रॉपर ऑडिट किया था, और 1100 करोड़ रुपए बकाया हैं इनके 9% ब्याज के साथ। और आज भी ये स्कूल, और ये पैसा आज का नहीं है, 10 साल पुराना पैसा है, ये स्कूल आज भी XYZ रीज़न देके कोर्ट में जाकर इस केस को जानबूझ के लटकाने में लगे हुए हैं, जैसे उनको पेरेंट्स का पैसा नहीं देना पड़े। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको इसमें डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया, उसके पीछे मैं आ जाती हूँ। अभी तो जो हम बात कर रहे थे वो बात थी हमारी डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी की। अब दूसरी बात आती है एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस। आप एक चीज़ बताइए, जब पूरा देश इस महामारी की वजह से, जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस में आ चुके हैं, हमें नहीं पता आफ्टर दिस लॉकडाउन कितने पेरेंट्स की जॉब चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री खासकर वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है, बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब जा चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि हम अपने जब घरों में कटौती कर रहे हैं तो स्कूल एनुअल चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के क्यों पैसे मांगेगा? हमारी यहाँ पे डिमांड है पूरे साल भी नहीं लेना चाहिए स्कूल को, नहीं करवाइए। 1 साल रंगाई पुताई, बेंच खरीदना है, AC ठीक करवाना है, मत करवाइए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। क्योंकि यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो स्कूल हमसे पैसा लेगा, और ये भी रियलिटी है, वो लोग उन मदों में खर्च नहीं करते। आप सभी लोगों के बिहाफ पे हम सरकार को कल एक चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें हम साफ साफ ये बात उनको कह देंगे कि सर हम ये फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस भी देने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो ऑर्डर आया इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सारी जिम्मेवारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। साथ साथ हम ये डिमांड भी कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार
हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्राइवेट स्कूल ब्रांच, यस, पीएसबी ब्रांच के ऊपर पूरी तरीके से इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि जहां सरकार हर तरीके से प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर पीछे का दरवाज़ा खोलकर प्राइवेट स्कूल ब्रांच पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल माफियाज को सपोर्ट कर रही है। तो पीएसबी ब्रांच में प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए कि पिछले 5 सालों में जितने भी शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी किए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया।